हमने देखा है ज़्यादातर, क्योंकि उससे उन्हें ज़्यादा भरोसा होता है कि महंगी चीज़ ले रहे हैं, फायदा करेगा। तो इस सोच को थोड़ा सा बदलेंगे तो आगे आपको भी फायदा होगा, आपके क्षेत्र को भी फायदा होगा। इसी क्रम में मैं आगे अब एडीआर सीड हमारे एनएसपी बीकानेर से हमारे बीच पधारे डॉक्टर एनके शर्मा सर को निवेदन करूंगी कि वे आकर आपको जानकारी दें। गुणवत्ता सभी को नमस्कार। यहाँ डेस्क पर विराजमान मुकेश कुमार जी, जो अभी आपको बहुत अच्छा भाषण दिए हैं, डॉक्टर दादीप जी, आप भी एनएससी से हैं, श्रवण कुमार जी, श्रवण सिंह जी, और गौरव जी, और मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर एमएल लहगर साहब, डॉक्टर रिचा और नवल किशोर जी, और बाकी सभी यहाँ वैज्ञानिक और अधिकारी और सारे किसान भाई। देखिए, जब हम खेती की बात करते हैं तो खेती का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बीज है, और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी अभी बीज का काम देख रहा हूँ, और आज ये बीज के ऊपर ही ये जो प्रोग्राम है इसका आयोजन किया जा रहा है। और बीज का एक मोटी भाषा में एक महत्व बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ 50 मिलियन मैट्रिक टन हमारा खाद्यान्न था, आज 316 मिलियन मैट्रिक टन है। तो आप देख लीजिए हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। बीज ने एक अहम भूमिका, जैसे गाड़ी है, बहुत सारी चीज है, अगर बैटरी भी होगी, बैटरी भी अगर नहीं काम करेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, सारी चीज जरूरी है। लेकिन खेती में बीज सबसे महत्वपूर्ण है, उसके साथ में आपके फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, मशीनरी है, इरिगेशन है, बहुत सारी बातें हैं। HRD एक्टिविटीज है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसानों को ज्ञानवर्धन है ना, सहूलियत है, वो सारी की सारी सबने मिलजुल कर काम किया, तो आज हम 50 मिलियन मैट्रिक टन से 316 मिलियन मैट्रिक टन पर पहुंच गए। मैं 1996 में इस विश्वविद्यालय में मैंने नौकरी शुरू की, और फॉर्चुनेटली मैंने फोरेज में पहले 17.5 साल काम किया। तो मैं बीज वाली बात को शुरू करने से पहले 2 मिनट आपको चारे पे जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैंने अपनी ज़िंदगी के 17-18 साल चारा अनुसंधान पर खर्च किए हैं। चारे में 4 चीजें होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। चारे का उत्पादन, ज्यादा पैदावार आनी चाहिए, चारे की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, चारे की डाइजेस्टिबिलिटी, जो अभी जो मुकेश कुमार जी ने अभी उदाहरण दिया कि हम लोग खाना खाते हैं और नहीं लग पाता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू और डाइजेस्टिबिलिटी। डाइजेस्ट तो तभी होगा जब न्यूट्रिटिव होगा, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे बैठेगा, कोई बताएंगे कि एक जो गाय है, आमतौर पे हमारे एक पशु कितना चारा चाहिए दिन का? 10 किलो। 10 किलो सूखा चारा या हरा चारा? हरा चारा 10 किलो, सूखा चारा 7.5 किलो। अच्छा, देखिए एक मोटा मोटी एस्टिमेट्स बता रहा हूँ, हालांकि हर आदमी की डाइट अलग होती है, ऐसी एनिमल्स की भी थोड़ा बहुत अलग होती है, लेकिन आमतौर पे एक जो हमारी आर-पार को गाय है, इसका वजन आमतौर से 4 बोतल के आसपास होता है, 400 किलो। उसको जो पर डे रिक्वायरमेंट है 40 किलो हरे चारे की रिक्वायरमेंट है। कितना? 40 किलो। और एक गाय कोई 7-8 किलो, अगर 7-8 लीटर दूध देती है तो उसको वो चारा चाहिए, और कैसा चाहिए? जिसमें 13-14% क्रूड प्रोटीन हो। क्रूड प्रोटीन कैसे बनेगा? जिसमें ऐसा चारा जिसमें आप 2/3 सीरियल्स लेंगे, सीरियल्स का मतलब या तो ज्वार लेंगे या मक्का लेंगे या बाजरा लेंगे या नेपियर बाजरा हाइब्रिड एक आता है वो लेंगे, या कोई भी सीरियल, या जई लेंगे या जौ लेंगे, और 1/3 जो चारा होगा वो हमारा लेग्यूमिनस होगा। उसमें
रिजका भी हो सकता है, बरसीम भी हो सकती है, चवला भी हो सकता है, कोई भी दलहन चारा होगा। अगर हम उसको मिलाकर खिलाएंगे तब वो एक संतुलित आहार हमारा बनेगा। ठीक है। ये जो अभी मुकेश कुमार जी ने बताया CSH 24MF, क्योंकि अभी 8 साल से तो मैं चारे पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं कोई नई वैरायटी डेवलप हुई है, लेकिन उस जमाने तक 2013 तक इट वाज द बेस्ट वैरायटी इन द कंट्री। जिनके आगे H लगा है, CSH कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड। हर क्रॉप का एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। जो ज्वार है उसका हमारे हैदराबाद में सेंटर होता था पहले, अब वो मिलेट्स के नाम से हो गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स। पहले NRC सोरगम था। वो उनके यहाँ जो ट्रेडिशन है, जो वैरायटी होगी वो CS लिखेंगे और जो हाइब्रिड होगा उसको CSH लिखेंगे। और वो ये जो CSH 24MF है ये भी पंतनगर से ही है बेसिकली, एंड इट इज द बेस्ट हाइब्रिड। अब उसके बाद में अगर कोई अच्छा डेवलप हुआ है तो मैं कुछ नहीं मुझे, क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं हूँ, तो ये मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा था। और जब किसान है उसके पास पशु भी है, पशु है तो उससे भी उत्पाद मतलब आमदनी आनी चाहिए, और आमदनी के लिए उसको चारा मिलना चाहिए। तो चारे की तो हम सब लोगों को व्यवस्था करना ही है। और एक नेपियर बाजरा हाइब्रिड भी आजकल एक आ रहा है जो पेरिनियल नेचर का है, जिसमें आपको बार बार बीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसकी या तो कटिंग लगेगी या उसकी रूट स्लिप से लग जाएगा। और हमारे यहाँ भी एक बाजरे का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो डॉक्टर अमर सिंह गोदारा है बीकानेर हेडक्वार्टर पे ARS पे, तो आप लोग लाके उसकी जड़ें या उसका तना लाकर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी बीज नहीं लगेगा, उसकी कटिंग लगेगी या तना उसके रूट स्लिप से लग जाएगा। तो और कभी आप लोग चाहेंगे तो बाजरे इस पे चारे के ऊपर पूरी डिटेल में बात की जा सकती है। आज हालांकि मुझे उस तरह से सूचना नहीं थी कि मुझे किस उस पर भाषण बोलना है, लेकिन मेरे पास कोई एक तैयार था कोई कृषक सहभागिता बीज उत्पादक। देखिए जो बीज है, शुरू में बताया ये धुरी है हमारी खेती बाड़ी का, और 2 तरह की किस्में होती हैं, एक तो है संकर, एक है किस्में। 2 तरह की किस्में हैं, ये फसलें हैं जो नेचर है। एक होती है स्वपरागित, एक होती है परपरागित। तो जो स्वपरागित फसलें हैं उन फसलों का बीज किसान आमतौर पर अपने आप आराम से तैयार कर सकता है, उसमें कोई किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं है। जितनी भी दालें हैं उनका बीज आप अपने खेत पर तैयार कर सकते हैं, भले वो मूंग है, मोट है, चवला है, आप बना सकते हैं। गेहूं है, जौ है, आप बना सकते हैं। केवल संकर जो क्रॉस पॉलिनेटेड है उसमें क्या है, बाजरा है। सोरगम में भी वो कुछ है, उतना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है लेकिन उसमें भी है, और मक्का में है। तो मक्का और ज्वार का कम है यहाँ एरिया, कोई फॉडर के लिए उगा रहा है तो उगा रहा है, बाकी ग्रेन के लिए हम लोग नहीं उगा रहे हैं। तो किसान को जो सभी लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, एक ये किसान अभी उन्होंने कहा कि साहब वही बीज जो उस तरह से ये 200 रुपये किलो का है, वही हमारा 600 रुपये किलो में उसकी पैकिंग बदल कर वही सब जा रहा है। तो देखिए किसान को अवेयर होने की भी ज़रूरत है और अपने लेवल पर भी बीज उत्पादन पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हम यूनिवर्सिटी से हैं, आप भी राष्ट्रीय बीज निगम से हैं। तो हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है कि किसान को बीज उपलब्ध होना चाहिए, सस्ती दर पर सही बीज मिले। तो जो और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कई यंग लोग भी, कई नहीं ज़्यादातर लोग यंग हैं जो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसी के ऊपर चर्चा करूंगा, इसको कैसे लिया जा सकता है। नेक्स्ट कीबोर्ड से नेक्स्ट, अच्छा, एरो दबाओ। हाँ, ये तो माफी चाहूंगा, ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बात करूंगा। देखिए जो बीज है
बीज जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसी जो खेती की जो रीढ़ की हड्डी है वो बीज है। और हर एक टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, लेकिन बीज एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी समाहित है। जैसे आपको अगर अधिक उत्पादन चाहिए, बीज में वो गुण विद्यमान है। आपको अगर बीमारी के प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, बीज के अंदर वो गुण विद्यमान है। आपको जहां पानी की कमी है या बारानी खेती है, वहां जल्दी पकने वाली फसलें चाहिए, किसमें चाहिए, वो गुण हमारी बीज में विद्यमान है। इसी तरह से अगर हीट स्ट्रेस आ गई है किसी वजह से, अभी आप देखेंगे जो रबी वाली फसलें हैं, जब हमारी होली आएगी, होली के आसपास ये सब तेजी से हवा चलेगी और फोर्स मैच्योरिटी आ जाएगी, उस समय हमें ऐसा बीज चाहिए कि जो उसमें उसको टॉलरेट कर सके, उसमें वो टॉलरेंस का गुण हो। ऐसी हमारी बहुत सारी वैरायटी हैं जिनमें वो गुण विद्यमान है। इसी तरह से सैलिनिटी, जहाँ कहीं ऐसा पानी है जो खारा पानी है या खारी मिट्टी है, उसके लिए हमें विशेष गुण वाली वो चाहिए, वो भी हमारे ऐसे किस्में और ऐसा बीज विद्यमान है, अवेलेबल है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसा अभी मुकेश कुमार जी ने कहा कि जो बायो फोर्टिफिकेशन की बात की आपको, जैसे पूसा मस्टर्ड 2 की बात की, तो अब मैंने जो बताया आपको, जैसे 50 मिलियन मैट्रिक टन से आज हमारा कहाँ हो गया, 316 मिलियन मैट्रिक टन। अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आत्मनिर्भर हैं। तो अब हमारा जो फोकस है, जब आदमी भूखा होता है तो हमारी क्या प्राथमिकता होती है कि भी हमें रोटी चाहिए। रोटी आपके गेहूं की हो, बाजरे की हो, मक्का की हो या चावल हो, कुछ भी हो, जब हम भूखे होते हैं तो हमें रोटी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम चाहते हैं कि संतुलित आहार होना चाहिए, है ना, साथ में दाल भी हो, सब्जी भी हो, सलाद भी हो, दही भी हो, होता है। तो अब जो सरकार का, अब हम आत्मनिर्भर होने के बाद में, पहले जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे तो हमारा फोकस था कि पैदावार बढ़े। अब पैदावार उतनी आ गई है, हमें पैदावार की बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें जितनी आवश्यकता है देश को खाद्यान्न की उतना है, हम उल्टा निर्यात कर रहे हैं। अब देश का जो फोकस है वो क्या है, गुणवत्ता बढ़ाने का, बायो फोर्टिफिकेशन। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं साधारण भाषा में, जो नमक है, आजकल कितने लोग जानते हैं आयोडीन नमक, थोड़ा हाथ बढ़ाना, है ना, आयोडीन नमक जो आ रहा है ना ये पैकिंग में, टाटा का और ये सब, ये जो पहले गले में ये आ जाता था, गला यहाँ फूल जाता था, है नहीं, थायराइड नहीं है, गल गौंटी कहते हैं सर उसको। हाँ, वो जो बीमारी है वो आयोडीन की कमी से होती थी। अब उसके ऊपर बहुत बड़ा चिंतन मंथन हुआ, देखा भाई इसका क्या समाधान हो। आयोडीन की बहुत सूक्ष्म मात्रा चाहिए, लेकिन चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि भाई ऐसा करें कि नमक हर कोई आदमी खाता है, तो नमक को जो पिसा हुआ नमक आता है उसमें वो आयोडीन मिक्स है। आप देखेंगे टाटा का या जो उस तरह के कंपनी वाले हैं, वो आयोडाइड साल्ट होता है, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिला, उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन, यानी उसमें वैल्यू ऐड करें, उसमें वो आयोडीन मिला दिया। अब बायो फोर्टिफिकेशन क्या है कि हमने वो जीन, वो डीएनए का वो हिस्सा जो उस न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, उसको हमने उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसका जेनेटिक जो जेनेटिक आर्किटेक्चर है वो उस तरह का बना दिया, तो वो बायो, क्योंकि वो अपने आप उसमें गुणवत्ता उसकी बढ़ गई, तो दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। तो आज जो हमारा जितना भी जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहा है, सभी वैरायटी जो डेवलप हो रही हैं वो बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज पर हमारा फोकस है। ये आपको मैं ये सूचना देना चाह रहा था। दूसरा, ये जो आप पूछ रहे थे कि जो पूसा मस्टर्ड 32 है वो कहाँ पर है। पिछली बार देखिए, मैं यूनिवर्सिटी का जो सीट सिस्टम है उसको देखता हूँ, तो सारे जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, सीड फार्म है या ARS के हैं, ARSS है या सारे KV के हैं, जहाँ भी हो रहा है तो मुझे एक बार विजिट करना होता है। तो पिछली बार पूसा मस्टर्ड 32 हमारे
जो गंगानगर में पदमपुर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर थी, और उसका जो परफॉर्मेंस है जो आपने बताया वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। तो अगर किसी को पूसा मस्टर्ड 32 का चाहिए, इस बार भी हमारे विश्वविद्यालय के कुछ फार्मों पर लिया जा रहा है, तो आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। सर बात बीज की नहीं है, बात हमें फील्ड विजिट की है। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम नहीं विश्वास बिल्कुल करेंगे। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। ये उसी को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने देखा होगा ये यहाँ इस बिल्डिंग के सामने इन लोगों ने यहाँ पर एक वैरायटल म्यूजियम लगाया हुआ है। तो पिछले साल भी मस्टर्ड की बहुत सारी वैरायटी थी, अभी आप देखेंगे कुछ वैरायटी, क्योंकि मैंने जाकर देखा नहीं है। तो हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र है उनको विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा किस्मों के जो प्रदर्शन है एक छोटे प्लॉट में अपने केवीके फार्म पर लगाएं, ताकि किसान जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो वो आए और उसको देखें। क्योंकि एक होती है सुनी सुनाई बात और एक होती है देखी हुई बात। तो जो देखी हुई बात है वो उसमें कोई किसी शख्सियत की कोई गुंजाइश है नहीं, वो तो आपके जो है आपको आपके सामने मिल रहा है ना। तो पिछली बार मेरी राय से, अभी डॉक्टर मदन बाहर गए हैं, पिछली बार पूसा मस्टर्ड 32 था। मस्टर्ड की 40 वैरायटी लिखी है, उसमें पूसा मस्टर्ड 30, 33 और 32 तीनों वैरायटी हैं आपको दिखाना है। तो पूसा मस्टर्ड 32 में कोई शक सुनने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा है और उसका बीज आपको मिलेगा। पूसा मस्टर्ड 30 भी अच्छा है, 30 हमारे जो केवी के झुंझुनू है वहां पे लिया गया था, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। पूसा मस्टर्ड 31 जो है वो बायोफोर्टिफाइड है, सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि मैं हमारे सभी सेंटर्स पे उसको देखा है, उसका परफॉर्मेंस हमारी कंडीशन में अच्छा नहीं है। तो मेहरबानी करके आप पूसा मस्टर्ड 31 को ना लगाएं, आपकी पैदावार काफी कम आ जाएगी। 32 नंबर 1 पे मैं रिकमेंड करूंगा, 30 नंबर 2 पे, ठीक है। इसके अलावा जो गिरिराज एक वैरायटी है जो हमारे भरतपुर सेंटर की, वो भी बहुत अच्छी है। और एक और वैरायटी है DRMR 1165S40, उसका बीज भी पिछली बार हम लोगों ने बनाया, इस बार भी बन रहा है, वो भी नई वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। उसका बीज भी आपको हमारे यहाँ उपलब्ध मिलेगा इस बार। इसके अलावा जो हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की 2 वैरायटी हैं, RH 761 और RH 725। RH 761 लेटेस्ट वैरायटी थी, तो पिछली बार हम लोगों ने लगाया और इस बार हम लोगों ने किसानों को दिया है 30 कुंटल बीज। पिछली बार हम लोगों ने पैदा किया 30 कुंटल या 32 कुंटल। बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन मुझे फीडबैक आया कि RH 725 भी बहुत अच्छी है, तो मैंने इस बार RH 725 भी मंगाई है। तो ये सारी वैरायटी के जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए हैं, ये सारी वैरायटी का बीज आपको विश्वविद्यालय से मिलेगा। इसके अलावा गेहूं की हम लोगों ने 3-4 नई वैरायटी लगाई हुई है, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले है करनाल में, उनकी 2-3 वैरायटी हैं। ये DBW 187 और DBW 222, ये 2 वैरायटी हम लोगों ने 2 साल पहले मंगाई, दोनों अच्छी हैं। लेकिन DBW 187 मुझे ऐसा लगा कि हमारी कंडीशन के लिए रिलेटिवली बेटर है, तो हम लोगों ने DBW 187 को आगे प्रमोट किया है। और इसके अलावा एक हिसार की है WH 1270, उस वैरायटी को भी हम लोगों ने मंगाया है, उसका भी बीज उत्पादन ले रहे हैं, अगले बरस मिलेगा उसका भी। और एक है DBW 332, ये पिछले साल ही उनका नोटिफिकेशन हुआ है। और इस बार अभी हम लोगों ने जो किसान दिवस था 23 दिसंबर को, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले के डायरेक्टर को भी बुलाया और उनके साथ हमने MOU किया है कि उनकी जितनी भी वैरायटीज हैं उनका हम कोई भी बीज अपने यहाँ ला के उसको मल्टीप्लाई करके अपने किसानों को दे सकते हैं। तो हम लोगों ने कोई बीज में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, मिलेगा। और मैं अभी खरीफ के लिए भी बता दूं, खरीफ के लिए किसान भाइयों हमारे पास में मोट का बीज उपलब्ध है। और मुझे ये बताते हुए यहाँ खुशी हो रही है कि आज तक की हिस्ट्री में शायद विश्वविद्यालय ने का मैक्सिमम बीज हमारे पास में है। मूंग मोट की
RMO 2251, मॉट का RMO 435, RMB 25 और RMO 257। 4 वैरायटियों का बीज हमारे पास में उपलब्ध है। RMO 2251, RMO 435, RMB 25 और RMO 257। ये सर क्या है RMB इनका कोई? जी, ये आप RMB 425 RMO 425 है, RMB 25 है। ये चारों हमारे विश्वविद्यालय की वैरायटी है, क्योंकि मॉट ये केवल पश्चिमी राजस्थान में ही पैदा होता है। तो जो मॉट का जो एक्रिप है वो हमारे बीकानेर यूनिवर्सिटी के पास में है। तो ये जितनी भी वैरायटी है ये सब हमारे विश्वविद्यालय की वैरायटी है। बीज इसके अलावा जो मूंग का है MH 421 और एक ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, और इसके अलावा MH 1142 ये और नई वैरायटी है। इन दोनों का बीज भी हमारे पास में है। सर इन दोनों में से उत्पादन ज़्यादा किसका हुआ आपके पास सर, कोई आंकड़ा हो तो? क्योंकि अभी तक हमारा मानना ये है कि 421 बेस्ट है। ये 400 आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब सेम सिस्टम से जब कोई वैरायटी आगे बढ़ती है तो जो बाद में वैरायटी डेवलप हुई है वो पहली वैरायटी से कुछ ना कुछ उसमें एडिशनल फीचर्स होंगे, एडिशनल इंप्रूवमेंट होगा, तभी वो वैरायटी रिलीज होती है। तो ये आपको एक मोटी मोटी मैं ये बात बता देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, दोनों का बीज है हमारे पास में। आप दोनों को लाइए, दोनों को ट्राई कीजिए। और क्योंकि अब बात तो मैं सुबह से शाम तक भी बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को बात करनी है। तो ये बीज उपलब्ध है, दोनों अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा अगर GM 7 चाहिए, गुजरात मूंग 7, वो यहाँ हमारे KVK पर भी उपलब्ध है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। और जो ग्वार का जहाँ तक सवाल है, तो ग्वार की भी हमारे पास में 4 किस्में हैं। जहां तक एक किसी मित्र ने कहा कि आपका बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कम से कम जो यहाँ ये ग्रुप बैठा हुआ है, मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ। देखिए, जो ये पिकअप पर ये सब इस तरह की गाड़ी होती है, उसमें 25 कुंटल बीज चला जाता है। तो अगर आप कोई एक दिन निश्चित कर लें तो हम 25 कुंटल बीज मंगाकर आपके यहाँ KVK पर पहुंचवा देंगे। लेकिन वो दिन आप लोग बता दें, उतने आदमी होने चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी आती है आप पूरा सिस्टम को भेजेंगे तो लोग यहाँ होने चाहिए। तो हम किसी भी दिन एक सीट डे के नाम से यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, बातचीत भी करेंगे जो आज जैसी बातचीत कर रहे हैं, और जिसको खरीदना होगा हम उसका रेट, हम लोगों ने सीट का रेट भी निकाल दिया है। 140 रुपये मूंग और मॉट का है पर केजी के हिसाब से, और जो ग्वार का है, ग्वार का मेरी राय से मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा, शायद 110 रुपये किलो है, 110 है। तो अभी भी हम लोग, जब आप लोग कहें हम लोग सर, हम लोग नहीं कहेंगे, आप जिस दिन कहेंगे हम उस दिन आएंगे, क्योंकि अभी पूसा में 2, 3, 4 को मेला लग रहा है, तो वहाँ बीज वितरण होगा। अब उसका और पूरी बात नहीं हुई है ना। हमारे यहाँ भी अगले महीने 14, 15, 16 तारीख को 3 दिन लगातार मेला है, वहां भी हमारी स्टॉल लगेगी। आप लोग अगर आप लोग अगर नहीं, मैं तो कहूंगा कि आप सब लोग आइए और वहां भी बीज मिलेगा। तो जो आप लोग लाना चाहते हैं वो वहां से भी ला सकते हैं, और बाकी तो आप लोग जब भी डॉक्टर मदन लाल जी को आप जब बात करेंगे हम लोग यहाँ हाजिर हो जाएंगे। 25 कुंटल आ सकता है एक बार में, आपके लिए आ जाएगा। सीट कोई इशू नहीं है, मिलेगा आपको टाइम पे, लेकिन हम लोगों में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो उसको रखें। और देखिए, जो हम हरित क्रांति और ये सब बात करते हैं, तो ये हरित क्रांति का जो आई है वो बीज क्रांति से ही आई है ना। नेक्स्ट, अच्छा मुझे बात ये, क्योंकि मुझे पता नहीं था, ये पुराना मेरा ये है, अब हमारा 316 मिलियन मैट्रिक टन पहुंच गया है, और तिलहन के अलावा बाकी सब उसमें हम लोग
सेल्फ सफिशिएंट है। ये तो पॉलिसी इशूज की कोई बात है। जहां तक बीज का मैंने कहा कि मैं सीधा उधर ही आ जाता हूं। ये तो क्लासेस वगैरह के बारे में आपको ये सब बता ही दिया है। कॉटन के बारे में चर्चा कर सकते हैं सर? कॉटन का मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कॉटन का भी सीड हमारा जो गंगानगर है वहाँ पर अवेलेबल है। नहीं सर, वैरायटी टॉप वैरायटी है RS, मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा है, बट यू कैन कंफर्म मी लेटर। ठीक है सर, ठीक है। बात कर सकते हैं। ये तो क्योंकि सीड के ऊपर ही था। ये जो स्टोरेज वगैरह की जो बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी जितनी भी जैसे किसी ने कहा कि कीड़ा लग जाता है, ये सब बात है, तो जितने भी हमारी सीरियल्स हैं, यानी ग्रेन वाले जो दाने हैं, बीज हैं, उनमें 12% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बेहतर है अगर 10%, अदरवाइज आपका मॉइस्चर ज़्यादा होने से स्टोरेज पेस्ट लगने का संभावना बढ़ जाती है। अगर हम उसकी दालों की बात करें तो दालों में 8 से 10% मैक्सिमम है। 8% होगा तो और ज़्यादा सेफ। और जो ये है तेल वाली फसलें, उनमें 8% से भी कम होना चाहिए। तो जब हम स्टोर करते हैं तो अगर हमारा मॉइस्चर अच्छी तरह से सुखा के किया है, साफ सुथरे जगह पे, तो स्टोरेज पेस्ट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो ये भी हमें प्रिकॉशन रखना है। ये तो अभी ये सब कैसे ग्रेडिंग और ये सब होता है, उनका कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं जो सीड स्टैंडर्ड्स को लेबोरेटरी में। ये जेनेटिक प्योरिटी वगैरह का है, जर्मिनेशन का है, ये रोगिंग का। रोगिंग क्या है? जैसे जब आप फील्ड में जाते हैं तो जब हम फसल बीज के लिए उगाते हैं, क्योंकि कृषक सहभागिता बीज उत्पादन की मैं बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल आपके उसमें जैसे इस बार आप गेहूं लगा रहे हैं तो पिछले साल उस खेत में गेहूं नहीं होना चाहिए। अगर गेहूं था तो वही वैरायटी है तब तो ठीक है, बाकी अगर कोई दूसरी वैरायटी थी तो आपको गेहूं उत्पादन नहीं लेना है। क्योंकि एक जो धरती है ना, धरती को धरती माँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जैसे गाय है, जब कितना भी आप दूध निकाल लीजिए, अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ वो दूध रखती है बाद में। तो ऐसी जो धरती है वो भी आप देखेंगे कि पूरे साल भले आपने इरीगेटेड बोल रही है, लेकिन जब सीजन आएगा तो कुछ ना कुछ बीज रह जाता है और वो बीज जर्मिनेट हो जाता है, तो वो आपका मिक्सिंग करते हैं। तो इसीलिए आपको फसल चक्र अपनाना है। और फिर भी जो आपको ये रॉगिंग हम लोग कहते हैं, मतलब खेत में जाना है और जैसे हम लोग यहाँ मान लिया 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोग सभी आदमी हैं, वही नाक कान हाथ पैर ये सब वही हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ फर्क है। हम लोग एक दूसरे को देख कर पहचान सकते हैं। तो इसी तरह से जो किस्में हैं, किस्मों को भी हम आपस में, अगर कोई दूसरी किस्म का बीज आ गया है, पौधा आ गया है, तो हम अगर खेत में गए हैं, हमने गौर से देखा है, तो या तो हम उसके फ्लावर के कलर के आकार पे, या हाइट के ऊंचाई के ऊपर, या उसकी पत्ती के उसमें, या ब्रांचिंग के उसमें, आप उसको पहचान लेंगे कि अलग टाइप का पौधा है, तो उसको हमें उखाड़ के फेंकना है, बाहर करना है। तो ये उस तरह से आपको रॉगिंग है। मैच्योरिटी किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में लेट आता है, तो उन बेसिस पर आप उसको पहचान सकते हैं। ये तो प्योरिटी के हिसाब से ही हम करते हैं कि ताकि हमारा जो सीड की प्योरिटी है वो मेंटेन रहे। जो मेन मुद्दा है जो कृषक सहभागिता का, मैंने आपको बताया कि किसान को सस्ती दर पर आसानी से समय पर बीज उपलब्ध हो, इसके लिए ये आज की आवश्यकता है। और अगर हम बीज उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो वो ग्रुप में अगर लिया जाए तो और अच्छा होगा। ग्रुप में क्या, यानी एक गांव है, हमने सीड विलेज के रूप में किसी गांव को अडॉप्ट कर लिया। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। बाजरा हमारे यहाँ पहले तो 50 लाख हेक्टेयर के भी ऊपर था, अभी करीब 42 लाख हेक्टेयर है राजस्थान में। लेकिन जो बीज उत्पादन है वो दूसरे स्टेट्स में होता है।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत गुजरात में भी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ भी हो सकता है। जब मैं जालौर में था, मैंने 3 बार किया है, ये संभव है, लेकिन कैजुअल एफर्ट से संभव नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। जो 4 किलो बीज लगता है 1 हेक्टेयर में, यानी 4 बीघा में 4 किलो लगता है ना। यहाँ पर जो मैं मुकेश जी को बता दूं कि जो हालांकि आप यहाँ से ही हैं, जो बीघा है उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर 4 बीघे का 1 हेक्टेयर है। हम लोग जालौर में थे तो वहाँ 6.25 बीघे का 1 हेक्टेयर हुआ करता था, और आप झुंझुनू में जाएंगे तो वहाँ पर 10 बीघे का 1 हेक्टेयर है। तो बीघा बदलता रहता है, लेकिन हेक्टेयर थ्रूआउट वर्ल्ड कहीं चले जाइए आप, एक है, एकड़ भी एक ही, तो 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर है। तो आप अगर गांव को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वहां पे यही हुआ। क्लाइमेट तो थोड़ा बेहतर है, वहां गांव के गांव को ले लिया। बाजरे में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसमें क्या हुआ कि अगर मान लिया मैं तो बीज ले रहा हूँ, ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, इस भाई ने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं लेता, मैं तो दूसरी वैरायटी लूंगा, तो हमारे सबका बीज लेने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपके खेत से मेरे खेत में कंटेमिनेशन लग गया, इनके में लग गया, इनके में लग गया, इनके में लग गया। तो जो पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक सोच होती है, सब मिलजुल कर काम करते हैं सोसाइटी के लिए, अपने गांव के लिए, तो सब मिलजुल कर वो एक उस भावना से उन लोगों ने काम किया। तो जो प्राइवेट सीड कंपनी है उन्होंने पूरे गांव को अडॉप्ट कर लिया और वहां पर एक ही वैरायटी का बीज लिया। आप ले रहे हैं आपके खेत में, आपके खेत में तो जितना आप पैदा करेंगे, पैसा उतना ही मिलेगा, लेकिन दूरी रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कितना चाहिए? कम से कम 200 मीटर दूरी बाजरे में, तो वो दूरी की जरूरत नहीं है बीच में लाने की। पड़ोसी, क्योंकि एक ही वैरायटी है, तो पड़ोसी आपस में ले सकते हैं। तो ये जो कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम है, अगर वो गांव गोद कार्यक्रम के तहत, यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के तहत लिया जाए, तो वो और 4 चांद लगाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि बेसिक सीड जो है वो किसान को दिया जाएगा, और जो किसान को दिया जाएगा तो एक ही बार आप पूरा इनपुट वहां ले जा सकते हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बचेगा। जब किसानों को उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, जैसे यहाँ पर आज बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें अगर बीज उत्पादन के बारे में कुछ बात बतानी है, तो सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, एक ही गांव में उपलब्ध है, तो आसानी से बातचीत हो जाएगी, समय की बचत, पैसे की बचत। इसके अलावा जब एक ही गांव के करेंगे, तो मान लिया अगर राम सिंह के कुछ समय, एक आदमी है उसको मान लिया कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पड़ोस वाला किसान होशियार है, वो उनसे आपस में चर्चा करके, बातचीत करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो अगर मिलजुल कर इस तरह से ये काम किया जाएगा। अच्छा, जब प्रोक्योरमेंट होगा, क्योंकि सीड की जो प्रोसेसिंग है, ग्रेडिंग है, वो तो प्रोसेसिंग प्लांट में ही होगी, तो जब सीड का प्रोक्योरमेंट होगा, उसके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से हो जाएगा। तो ये सब बातें हम लोग कर सकते हैं अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और यंग हैं। आप लोग, कुछ लोग इस दिशा में आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को उसका बेनिफिट होगा। ये आप जो सामने एक पिक्चर देख रहे हैं, अभी तो मैं 3 साल से हूँ, उससे पहले मैं 2014 में भी सीड देखता था। तो ICR का जो मॉनिटरिंग टीम है उसमें हम लोग जाते हैं। तो जब 2014 में मैं IRI में, हिसार में और करनाल में और ये मेरठ, पंतनगर और अल्मोड़ा, ये वाला एरिया मेरे पास में था। तो ये करनाल का जो रीजनल रिसर्च स्टेशन है IRI का, उनका रीजनल सेंटर है। और ये जो रीजनल सेंटर है, फार्मर कृषक सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत कंट्री में नंबर 1। ये एक सरदार के हैं जो आप देख रहे होंगे, खड़े होंगे। आप देखिए वहां उनका जो जेनेटिक प्योरिटी है उसका क्रॉप की, इट इज एक्सीलेंट। और ये जो आप देख रहे हैं ना, पूसा बासमती 1121, ये IRI की वैरायटी है बासमती का। उनमें एक वैरायटी ये भी थी वहां पर। और जो हमारे
रिसर्च फार्म पे सीड पैदा हो रहा है, किसान के यहाँ उससे बेहतर हो सकता है क्रॉप का मैनेजमेंट। वो क्यों होगा? क्योंकि किसान, सरकारी तंत्र में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो काम करने वालों की है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराया जाता है, कई बार जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो कम पैसा लगा के लोग आ जाते हैं, और जिसका पैसा कम देगा कि सरकारी संस्था तो उसी से काम कराएगी। लेकिन कभी कभी समय पे काम ना होने की वजह से हमारी क्रॉप भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन जो किसान है उसके वहाँ लिमिटेशन नहीं है। तो आप ये देखिए कि जो उनका जो पैदावार है वो हमारे किसी भी रिसर्च फार्म से 19 नहीं है, वो 21 ही हो सकता है। जेनेटिक प्योरिटी का लेवल भी अप टू द मार्क है। तो जब ये सरदार जी कर सकते हैं तो हमारे यहाँ के किसान भी बीज उत्पादन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस दिशा में आपको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारी जो जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई समय पे मिलेगा, सस्ती दर पे मिलेगा और आसानी से मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो अभी चल रहा था किसान 11 ये जो पूसा मस्टर्ड 32 कैसी हुई, ऐसी हुई, वैसी हुई, तो देखिए जब हमारे गांव में आपका बीज उत्पादन किया जा रहा है तो हमें पता है कि हमारे लिए ये वैरायटी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि वो हमारी कंडीशन में पैदा हो रहा है, हमारी कंडीशन में पैदा हो रहा है। अब जैसे मान लिया मैं एनके शर्मा हूं, अगर मैं ये एनके शर्मा ये कोट उतार देता है तो एनके शर्मा तो एनके शर्मा ही रहेगा। कोट बदल, कोई कोट पहनने से एनके शर्मा चेंज थोड़ी हो गया। या आप लोगों ने, जैसे कई लोगों ने कैप लगा रखी है, अगर कैप उतार देंगे या कोई साफा उतार देंगे तो हम रहेंगे तो वही। तो ये जो पैकेजिंग है इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप मत जाइए। आप जाइए कि इसका जो वैरायटी है वो क्या है और बीज प्योर है या नहीं, और वो हमारी जो परिस्थिति है उसके लिए अनुकूल है या नहीं है। परिस्थिति का भी मैं आपको जिक्र कर दूं। यहाँ पे पूरे राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है। कितना? 10। और एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भी एक से ज्यादा एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस। एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस क्या है कि भाई कहीं तो बारानी है, पूरी तरह से पानी बिल्कुल नहीं है, कहीं आपका पानी है, कहीं पानी है तो कहीं मीठा पानी है या नहर का पानी है, और कहीं पानी तो है लेकिन खारा पानी है, वो अलग परिस्थिति होगी। कहीं मिट्टी है, हरी है, लेकिन कहीं मिट्टी अच्छी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं एकदम बालू है। तो आप ये मत सोचिए कि एक वैरायटी सब जगह एक जैसा परफॉर्म करेगी। जैसे हम लोग यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें पाला, अभी जैसे सर्दी का मौसम अभी गया है तो कई लोग हैं कि भी जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उनको सर्दी कम लगती है, खेत में भी काम कर सकते हैं सर्दी में। कई अभी आने वाले समय में गर्मी आएगी, कई लोग हम में से ऐसे हैं कि अगर खेत में लू में चले गए तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, लेकिन हम में से कई भाई ऐसे हैं कि जो लू में भी खेत में काम कर सकते हैं। ईश्वर ने उनको इतना एडेप्टेशन दिया है। तो इसी तरह से जो वैरायटीज हैं उनको भी हमें, अब समय आ गया है कि फार्मर पार्टिसिपेटरी मोड में हमें सीड तो पैदा करना ही है, लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि बीज एक सतत प्रक्रिया है। जैसा आरएम साहब ने कहा कि इतने सारे वैज्ञानिक नई नई किस्में निकाल रहे हैं, हर साल वैरायटी नोटिफाई होती हैं क्रॉप की, उनमें कुछ ना कुछ तो सैलेंट फीचर्स ही हैं। बीज आप लाइए, थोड़ी भी जगह में लगाइए, अपना पुराना भी रखिए, और जो बड़े किसान हैं उनके लिए और बहुत जरूरी है, कभी भी पूरा बीज को एक साथ रिप्लेस मत कीजिए। जो अच्छा है उसको आगे बढ़ाइए और जो पुराना है, जो कमजोर है, उसको रिजेक्ट कीजिए। इसके अलावा किसान को भी अब डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, केवल बीज नहीं लाना है। जैसा आपने बताया कि कौन सी दवा लाए, अरे भाई अब एक डायरी मेंटेन करो, कौन सी दवा लाए। जो पढ़े लिखे किसान है, घर में आप बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, कि बेटा इसका नाम इस पर लिख, ये कौन सी वैरायटी है इसका नाम इस पर लिखो, है उसको रखिए, अगले बरस नई वैरायटी लाइए, थोड़े साथ में वो भी लगाइए, नहीं भी लगाओ। क्योंकि जो वैरायटी, जैसे इन्होंने पूछा कि MH 421 से MH 1142 अच्छी है या नहीं है, तो अच्छी बात है, जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन जो नई किस्में डेवलप हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ एडिशनल इम्प्रूवमेंट है।
वो भले ही आपके पैदावार के लिए हो, भले ही क्वालिटी के लिए हो, भले ही वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हो, बीमारी रोधक क्षमता के लिए हो, या अर्ली मैच्योरिटी हो, क्योंकि सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि जो बारानी है उसके लिए हमें जल्दी पकने वाली चाहिए, तो वो उस परिस्थिति के लिए भी हो सकता है। तो बीज को हमें सतत रूप से एक्सप्लोर करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी जहाँ भी आप जा रहे हैं आप लाइए और खुद सीड ग्रोवर के रूप में आप आगे बढ़ें। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा और विश यू ऑल द बेस्ट।